अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 21 अक्टूबर 2022। 21 अक्टूबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली फॉर ऑल दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एंड दिस वीडियो इज बाइलिंगुअल, इट मीन्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यूज़पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो। ओके, एंड आज आर्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो को इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको इसमें सीखने को मिलने वाला है। और अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगता है, वीडियो अगर अच्छा लगता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूके की रिसेंट प्राइम मिनिस्टर लीज ट्रस ने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस किया है और यूके विल गेट इट्स थर्ड पीएम इन 3 months। ओके, तो तीसरा महीने में यूके को तीसरा पीएम मिलने वाला है। वी विल सी इन द फॉर्म ऑफ किसके फॉर्म में मिलेगा। या तो हो सकता है कि बहुत सारे रिपोर्टर्स क्लेम कर रहे हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के रूप में हो सकता है कि उनका एक कमबैक देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि हमें एक नया चेहरा ऋषि सुनाक के रूप में हमें यहाँ पर देखने को मिले। उन्होंने कहा है कि सी कैन नॉट डिलीवर द मैंडेट्स ऑन विच सी वॉज इलेक्टेड। ओके, तो जिसके बेसिस पे, जिस चीज़ के लिए उनको इलेक्ट किया गया था उसके बेसिस पे वो काम नहीं कर पाई। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे टैक्स कट दिए टू द रिच पीपल्स, और वो क्या किए, पैसे को रख कर बैठ गए, ना कि इन्वेस्ट कर कर अपनी कंट्री को बेनिफिट्स नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पर ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है ये कोलैप्स कर गई, और इसकी वजह से यहाँ पर जो लीड्स ट्रस्ट है जो कि ब्रिटेन की रिसेंट प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ पर अपना जो रिजिग्नेशन है वो यहाँ पर अनाउंस कर रही है वो। ठीक है, let me show you one video where she was announcing his resignation. ठीक है, I hope you will all understand that video. Okay, I came into office at a time of great economic and international instability. Families and businesses were worried about how to pay their bills. Putin's illegal war in Ukraine threatens the security of our whole continent, and our country has been held back for too long by low economic growth. I was elected by the Conservative Party with a mandate to change this. We delivered on energy bills and on cutting national insurance. And we set out a vision for a low-tax, high-growth economy that would take advantage of the freedoms of Brexit. I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. This morning I met the chairman of the 1922 committee, Sir Graham Brady. We've agreed that there will be a leadership election to be completed within the next week. This will ensure that we remain on a path to deliver our fiscal plans and maintain our country's economic stability and national security. I will remain as Prime Minister until a successor has been chosen. Thank you. सो वीडियो में जैसा कि आप सबने देखा कि इन्होंने अपना रिजिग्नेशन को अनाउंस किया, और ये बहुत सारी चीज़ें चाहती थी और इनके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई, और ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है वो क्या हो गई, कोलैप्स कर गई। ठीक है, और अगला जो प्राइम मिनिस्टर है वो 1 वीक में अपॉइंट किया जाने वाला है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि किसके फॉर्म में हमें मिलेंगे। या तो हो सकता है कि बोरिस जॉनसन का यहाँ पर एक कमबैक देखने को मिले, या फिर यहाँ पर ऋषि सुनाक एक नए चेहरे के रूप में मिले जो कि एक इंडियन ऑरिजिन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो इंडिया यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में कहा था कि ये जो पॉलिसीज लेके चल रही हैं ये आगे आने वाले टाइम में सक्सेस नहीं करेगा और ये कोलैप्स कर पाएगा। ठीक है, कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन सारे वहाँ पर जो लोग थे, जो वहाँ पर लोकल लोग थे ब्रिटेन के, उन्होंने ऋषि सुनाक का मजाक उड़ाया और ये बोल रहे हैं कि हाँ ये तो इंडिया से आया हुआ है, ये हमें क्या सिखाएगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर। लेकिन बाद में ये देखा गया कि जो ऋषि सुनाक ने कहा था दैट वाज एब्सोल्युटली राइट, वो सही हुआ, और ये सारी चीज़ें अभी लोग मानते हैं कि ऋषि सुनाक जो कहते हैं वो लगभग 90% सही होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ब्रिटेन में चल रही है।
Hope you got clarity. If you have any doubt, then let me know in comment section. Now move to the next important news, that is competition panel imposes 1338 crore penalty on Google. ठीक है, तो गूगल पे कंपटीशन पैनल ने इम्पोज किया है पेनल्टी, लगभग 1400 करोड़ के आसपास का ये पेनल्टी इम्पोज किया गया है फॉर अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन इन मल्टीपल मार्केट इन एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर डोमिनेंट पोजीशन एक होल्ड करने की वजह से यहाँ पर गूगल के ऊपर यहाँ पर इम्पोज किया गया है पेनल्टी फ्रॉम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर इनके द्वारा इम्पोज किया गया है। ओके, नाउ मूव टू द इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 रेलिवेंट मार्केट्स है इन इंडिया में 5 रेलिवेंट मार्केट है फॉर लाइसेंसेबल ओएस फॉर स्मार्ट मोबाइल डिवाइस। ठीक है, तो ओएस के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जो स्मार्ट मोबाइल डिवाइस का जो ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है उसके लिए यहाँ पर 5 रेलिवेंट मार्केट है। कौन कौन से हो गया? एक ऐप स्टोर, दूसरा जनरल वेब सर्च सर्विस, तीसरा नॉन ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस मोबाइल वेब ब्राउजर, एंड जो चौथा पांचवा है ये क्या है आपके ऑनलाइन वीडियो हॉस्टिंग प्लेटफॉर्म। ओके, सो दीज वर डिनीटेड फ्रॉम फॉर द पर्पस। ओके, सो दीज वर डिनीटेड फॉर द पर्पस। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा कि कंपटीशन पैनल ने इम्पोज किया है 1338 करोड़ का पेनल्टी ऑन गूगल फॉर अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन इन मल्टीपल मार्केट्स इन एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस न्यू मिशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया मिशन को लॉन्च किया है, और उसके बारे में आपको मैंने कल के दिन भी बताया था, दैट इज अ मिशन लाइफ। ठीक है, लाइफस्टाइल ऑफ इन्वायरमेंट, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, एक नया इनिशिएटिव है फॉर द सस्टेनेबल एंड हेल्दी लाइफस्टाइल एट द स्टैच्यू ऑफ यूनिवर्सिटी इन गुजरात। ठीक है, तो ये थर्सडे के दिन हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया इन प्रेजेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, तो यहाँ पर उनके सामने ये सारी चीजें यहाँ पर रखी गई है। लिस्टिंग क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग एज द मेन चैलेंजेस बिफोर द वर्ल्ड, द प्राइम मिनिस्टर अंडरलाइन द मिशन लाइफ मेक द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज डेमोक्रेटिक within the contributions of everyone in their own capacity. Okay, again it's very important, यहाँ पर उन्होंने क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को एक यहाँ पर मेन चैलेंज बताया है, और हम सब जानते हैं कि आज के डेट में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग एक मेजर कंसर्न है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो मिशन लाइफ है ये बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। ओके, और यहाँ पर लोगों का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर महत्व रखता है। ओके, तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक नया मिशन है जिसके बारे में आपको बताना था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, मिशन लाइफ के बारे में आपको लगभग सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ओके, सो ये एक इनिशिएटिव for the sustainable and healthy lifestyle at the Statue of Unity in Gujarat on Thursday को लॉन्च किया गया। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। यहाँ पर ये सारी क्रिटिक्स है, अमित शाह ने कहा है कि आपको दिल्ली में चूज करना पड़ेगा कि आप निर्भर में या फिर आत्मनिर्भर में भरोसा करते हैं। ठीक है, आप निर्भर रहिए, और दूसरा है आत्मनिर्भर जो कि बीजेपी का है और एक आम आदमी पार्टी का है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यहाँ पर आपको कुछ और नहीं मिलेगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल सेक्शन में मूव करते हैं, 2 बहुत ही प्यारे एडिटोरियल आए हुए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। दिस हिंदी एंड हिंदी अलोन the causal of flaw is flawed. Okay, again it's very important, यहाँ पर ये the 11th volume of the report of official language committee submitted to the president of India September 9th 2020। ठीक, तो 9 सितंबर 2022 को एक यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी एक रिपोर्ट सबमिट करती है, 11th वॉल्यूम इस रिपोर्ट की। ओके, किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ओके, और इट डिड नॉट सीम टू इवोक मच इंटरेस्ट इन द मीडिया। ठीक है, और यहाँ पर इसका कोई यहाँ पर इंटरेस्ट यहाँ पर इन मीडिया में यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, except the chief minister of Tamil Nadu and Kerala। ठीक है, except the chief minister of Tamil Nadu and Kerala, no other politician leader reacted to the recommendation made। ठीक है, तो again it's very important, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु और केरला को अगर छोड़ा दें तो कोई और अदर पॉलिटिशियन लीडर्स हैं जो इस रिकमेंडेशन को रिएक्ट नहीं किए हैं। ओके, तो कोई अदर पॉलिटिशियन लीडर्स हैं वहाँ पर यहाँ रिएक्ट नहीं किए हैं। ठीक है, जो कि रिकमेंडेशन जो भी मेड किया गया है। अब यहाँ पर रिकमेंडेशन क्या मेड किया गया है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो एक भारत श्रेष्ठ भारत यहाँ पर बनाया जा रहा है, जैसे कि उसके बारे में यहाँ बात किया जा रहा है कि हिंदी को टोटली यहाँ पर
ऑल ओवर द वर्ल्ड में यहाँ पर हिंदी को, ऑल ओवर द इंडिया में यहाँ पर हिंदी को क्या करना चाहिए, एक प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है। सो द मेन रिकमेंडेशन एज रिपोर्टेड इन द सेक्शन ऑफ द प्रिंट मीडिया आर दैट हिंदी शुड रिप्लेस इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो हिंदी को इंग्लिश को कंप्लीटली रिमूव कर देना है, यहाँ पर ये रिकमेंडेशन में दिया गया है कि इंग्लिश को कंप्लीटली रिमूव कर देना है फ्रॉम हिंदी, ठीक है। तो हिंदी से रिमूव कर दिया, हिंदी से इंग्लिश को रिमूव कर दिया जाएगा। जो भी रिक्रूटमेंट की जाती है गवर्नमेंट लेवल पे एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन मान लीजिए कि लोग आज के डेट में कोई भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, ठीक है, तो लैंग्वेजेस में होती है, वहाँ पर इंग्लिश भी होता है, हिंदी भी होता है, और जो लैंग्वेज जो लोग प्रेफर करते हैं वो भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि इंस्टेड ऑफ इंग्लिश और अदर लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, हिंदी को वहाँ पर प्रायोरिटी देनी चाहिए और हिंदी लैंग्वेजेस में ही वहाँ एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर रिकमेंडेशन दिए गए हैं इस रिपोर्ट में। हिंदी शुड बी ओनली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन केंद्रीय विद्यालय, स्कूल, IIT, IIMs, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि हिंदी को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, ओनली प्रायोरिटी, मतलब कि सिर्फ एक ही होना चाहिए प्रायोरिटी, दैट इज हिंदी, ना इंग्लिश नहीं और ना ही अदर कोई रीजनल लैंग्वेज वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो केंद्रीय विद्यालय स्कूल में हो गया हो, चाहे वो IITs में है, चाहे IIMs में हो, और चाहे वो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ही क्यों ना हो। इट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडिंग ऑन स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोपोगेट हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एक बाइंडिंग करते हुए इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उनके ऊपर एक बाइंडिंग है कि वो हिंदी को क्या करें, प्रोपोगेट करें। द ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी इज स्टैट्यूटरी कमिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 4 इन द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, ठीक है। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी क्या है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के सेक्शन 4 में इसको लाया गया था उसके थ्रू, ठीक है। नाउ इट्स ड्यूटी इज टू रिवाइव द प्रोग्रेस मेड इन द यूज ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पज ऑफ यूनियन एंड सबमिट अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट्स, ठीक है। तो इसका ड्यूटी क्या है कि ये जो प्रोग्रेस है, यूज ऑफ हिंदी का जो प्रोग्रेस है, इसको रिवाइव करे, ठीक है। और इसके जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो यूनियन गवर्नमेंट्स में या फिर जो यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट्स है उसमें जो लैंग्वेजेस यूज होती है उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है उसकी रिपोर्ट किसको, प्रेसिडेंट को सबमिट करें, ठीक है। इट इज द स्पेशल स्टेटस ऑफ दिस कमिटी रिकमेंडेशन विच इज क्रूशियल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी इन इंडिया, ठीक है। तो जो स्पेशल स्टेटस है इस कमेटी के रिकमेंडेशन का, ये एक बहुत ही क्रूशियल अंडरस्टैंडिंग है किसके, ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया, ओके। नाउ यहाँ पर आर्टिकल 343, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 343 क्या कहता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 342 ये डिक्लेयर करता है दैट हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट shall be official language of the government, ठीक है। तो यहाँ पर 343 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट shall be the official language of the union, ठीक है। ये हो सकता है क्या, हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकता है यूनियन का, ओके। ये हमारे 343 से पता चलता है, ओके। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इट इज common language, it is common knowledge that constituent assembly had witnessed a heated debate on the question of official language, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले भी देखा है कि constituent assembly में एक यहाँ पर डिबेट चला है कि यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होना चाहिए, वेदर हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिबेट चलता रहा है हमेशा से, और यहाँ पर कोई एक यहाँ पर क्लियर कट यहाँ रिजल्ट नहीं मिला है हमें, ठीक है। सो द चैप्टर ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन टुक फाइनल शेप एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज मेड बाय द प्रोटैगनिस्ट ऑफ डाइवर्स ओपिनियन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स यहाँ पर जब रिजल्ट आया, ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए जब कॉन्स्टिट्यूशन का ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए यहाँ पर रिजल्ट आया तो यहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज करने की बात की गई विच वाज मेड बाय द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द डाइवर्स ओपिनियन। फाइनली हिंदी वाज डिक्लेयर्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। इट वाज आल्सो प्रोवाइडेड दैट इंग्लिश लैंग्वेज विल कंटिन्यू फॉर 15 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लिख लीजिएगा, बहुत ही क्लियर कट शब्दों में यहाँ पर लिखा गया है कि हिंदी लैंग्वेजेस को, जो रिजल्ट आया उसमें बताया गया कि जो हिंदी लैंग्वेज है उसको डिक्लेयर किया जाएगा एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ठीक है। यूनियन का ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर उसको डिक्लेयर किया जाएगा, और इंग्लिश को यहाँ पर डिनाई नहीं किया गया, इंग्लिश को भी यहाँ पर बोला गया कि वो 15 साल तक, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के 15 साल तक इंग्लिश को कंटिन्यू किया जाएगा। और इट वॉज फर्दर प्रोवाइडेड दैट इफ नीडेड, अगर जरूरत पड़ा, ठीक है। 15 साल तक तो यहाँ पर बता दिया गया कि 15 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन जब से कमेंस होगा उसके 15 साल तक इंग्लिश लैंग्वेज चला जाएगा एज ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे, ठीक है। लेकिन अगर जरूरत पड़ी, इफ इट नीडेड, देन पार्लियामेंट मे प्रोवाइड बाय लॉ दैट इंग्लिश विल कंटिन्यू इवन आफ्टर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, ठीक है। तो अगर जरूरत पड़ी तो 15 साल के बाद भी इंग्लिश कंटिन्यू कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाएगा। अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट इनैक्टेड द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट इन 1963
ठीक है। तो पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में एंड प्रोवाइड फॉर कंटिन्यूएंस ऑफ इंग्लिश इंडेफिनेटली एज ऑफिशियल लैंग्वेज अलॉन्ग विद हिंदी फॉर द ऑफिशियल पर्पज ऑफ द यूनियन एंड फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर 1963 में पार्लियामेंट ने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को इनैक्ट किया और यहाँ पर बताया कि इंग्लिश भी चलेगी और हिंदी भी चलेगा। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इंग्लिश को और हिंदी को यहाँ पर एक बताया गया कि दोनों को मिलकर यहाँ पर चलाना पड़ेगा, और चाहे वो यूनियन के पर्पज से हो चाहे वो पार्लियामेंट में बिजनेस पर्पज से ही क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम दोनों में से किसी एक को ऑप्ट करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे क्रिटिक्स खड़े हो जाते हैं। ये सारी चीज़ यहाँ पर ऑथर के द्वारा इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। द रिपोर्टेड रिकमेंडेशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी पोज अ प्रॉब्लम फॉर द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है इस कमेटी के जो रिकमेंडेशन है वो, इन एज मच एज द कमिटी सेज दैट। ठीक है, तो कमिटी क्या कहता है कि हिंदी शुड टोटली रिप्लेस इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, IIMs, IITs एंड एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर जो रिकमेंडेशन दिया गया इस कमिटी के द्वारा, ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी के द्वारा, ये बोला गया कि हिंदी को कंप्लीटली आपको वहाँ पर लगा देना है, इंग्लिश को कंप्लीटली रिमूव कर देना है। ठीक है, हिंदी आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, IIMs एंड IITs। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई है ऑथर के द्वारा। ओके, ना होप यू गॉट क्लैरिटी। अब यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा हमने पहले भी देखा है 1960s में। ठीक है, 1960s में हमने पहले भी देखा है कि जब हमने ये कोशिश की, हमने ये इम्पोज करने का कोशिश किया था 1960s में, हिंदी को कम्प्लीटली हम लाने की कोशिश किए थे कंट्री में, तो वहाँ पर बहुत ही वायलेंट प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले थे, इमोशनल अपसर्जेंसी देखने को मिली थी और इमोलेशन देखने को मिले थे इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इंग्लिश को उस टाइम पर हटाने की कोशिश की गई थी विथ हिंदी। ठीक है, तो हिंदी से इंग्लिश को हटाने की कोशिश की गई थी और उस टाइम पे हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट, अपसर्जेंसी और इमोलेशन जैसे चीजों वहां पर हमें देखने को मिला था इन द कंट्री। ओके, सो यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताया गया है। सो पार्लियामेंट हैड टू प्रोवाइड फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ इंग्लिश आल्सो टू यूज अ ट्रबल फीलिंग ऑफ इन द सदर्न रीजन्स। ओके, सो द प्रोविजंस अलाउइंग इंग्लिश टू बी यूज्ड इंडेफिनिटली हेल्प्स ड्यू ऑफ कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि इंग्लिश को भी साथ ही साथ हमें लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश को अगर हम अलग करेंगे तो ऐसी हो सकता है इस टाइप का सिचुएशन आगे आने वाले टाइम में क्रिएट हो जाए। ठीक है, और एन एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया कि इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ विलिंगनेस ऑफ अनविलिंगनेस ऑफ पीपल ऑफ अ रीजन टू लर्न हिंदी, द इशू आर मोर कॉम्प्लेक्स। एन एग्जाम्पल, वंस हिंदी रिप्लेस इंग्लिश। ठीक है, अगर एक बार मान लीजिए कि हिंदी इंग्लिश को रिप्लेस कर देता है तो जो लैंग्वेज होगा यूज होगा जो एग्जामिनेशन में फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, वो होगा क्या, हिंदी। ठीक है, वो होगा हिंदी, और ये प्रॉब्लम नॉन हिंदी स्टेट के लिए बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जो कैंडिडेट्स होंगे फ्रॉम द नॉन हिंदी स्टेट्स, we should tell that particular जो सदर्न रीजन के जो सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर डिसएडवांटेज फेस करेंगे। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज फेस करेंगे एज कम्पेयर टू दोज हु आर लिविंग इन द एरिया ऑफ यूपी और बिहार एज वेल एज अदर रीजन्स। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर नॉन हिंदी स्टेट को यहाँ पर एक डिसएडवांटेज के तौर पर बताया गया है कि अगर हिंदी रिप्लेस करता है इंग्लिश को तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऑथर के द्वारा बताया गया। ओके, इंडिया हैज़ 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, इंडिया में 2 ग्रुप्स ऑफ लैंग्वेजेस यहाँ पर रहती हैं। ठीक है, पहला क्या है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप। ठीक है, पहला क्या है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप। दूसरा क्या है, द्रविडियन लैंग्वेज ग्रुप। ये दोनों ग्रुप्स के नाम लिख लीजिएगा। हिंदी बिलोंग टू द फॉर्मर, मतलब कि जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप है वो हिंदी उससे बिलोंग करती है, और तमिल बिलोंग्स टू द लेटर, द्रविडियन लैंग्वेज ग्रुप से तमिल आते हैं। ऑल प्रोमिनिएंट लैंग्वेज, जितने भी इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं इन द द्रविडियन ग्रुप्स, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, मलयालम हो गया, कन्नड़ हो गया, इट हैव रिच लिटरेचर। ठीक है, तो इनके पास बहुत ही हाई क्लास ऑफ लिटरेचर के लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो ये इंग्लिश को बिलोंग करते हैं। हाउएवर इट वाज इंग्लिश विच ब्राउट द नॉर्दर्न एंड सदर्न रीजन टुगेदर। ठीक है, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज दोनों नॉर्दर्न और सदर्न रीजन एक साथ यहाँ पर मिलकर ले आए थे। तो ये सारी चीज यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताया गया है। ओके, अगर इस इश्यूज को अगर हमें रिजॉल्व करना है, ठीक है, इस इशू को हमें रिजॉल्व करना है, तो यहाँ पर ऑथर के द्वारा यहाँ पर बताया गया है दैट फर्दर सिंस द सदर्न स्टेट कैन नॉट डिसाइड हु विल रूल फ्रॉम दिल्ली एंड इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग ऑफ द यूनियन, it is all more necessary to address the concern of the people of this region on account of language। ठीक है, तो सदर्न स्टेट ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि दिल्ली में कौन रूल करेगा और यूनियन में क्या आपके यहाँ पर इन्फ्लुएंस होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में कोई यहाँ पर इंटरप्ट नहीं कर सकता सदर्न में। तो इट इज ऑल द मोर नेसेसरी टू एड्रेस द कंसर्न ऑफ द पीपल ऑफ दिस रीजन ऑन अकाउंट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी इज अ सिंपल, ठीक है, हिंदी सिंपल लैंग्वेज है, एलिगेंट लैंग्वेज है, विच हैज बीन गिवन इट्स राइटफुल प्लेस एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन।
while doing so the constitution makers took care to see to it that English continues to be used as official language along with Hindi। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स को समझते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने यहाँ पर दिमाग लगाया कि अगर हम हिंदी को यूज कर देंगे, हालांकि हिंदी बहुत ही सिंपल है, एलिगेंट लैंग्वेज, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, ठीक है, और इसको ऑफकोर्स हम ऑफिशियल लैंग्वेज में प्लेस करेंगे फॉर द यूनियन, लेकिन यहाँ पर उन्होंने देखा कि अगर हम इसको सिर्फ हम अगर हिंदी को हम पहली प्रायोरिटी देंगे तो यहाँ पर जो सदर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, जो सदर्न स्टेट है उनको यहाँ पर दिक्कत होगी। ठीक है, तो हमें इंग्लिश को साथ में लेकर चलना होगा। सो इंग्लिश को यहाँ पर लाया गया, इंग्लिश कंटिन्यू टू बी यूज एज ऑफिशियल लैंग्वेज अलॉन्ग विद हिंदी। ठीक है, तो हिंदी के साथ इंग्लिश को यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज किया गया। ओके, दे लेफ्ट इट टू पार्लियामेंट टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश विच डिसाइडेड थ्रू आउट अ लेजिस्लेटिव मेजर टू कंटिन्यू विद इंग्लिश indefinitely. The mood of the Constituent Assembly was in large measure influenced by the freedom struggle and the nationalists favors it generate and above all Gandhiji's wrong advocacy ऑफ नेशनल लैंग्वेज ऑफ फॉर द कंट्री। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होप आपको समझ में आ गई होगी। ओके, जो यहाँ पर चीज़ें हैं वहाँ क्लियर कट है, जैसे कि रिकमेंडेशन मिला कमेटी के द्वारा बोला गया कि हिंदी शुड बी कम्प्लीटली रिमूव्ड। ठीक है, नॉट हिंदी शुड बी रिमूव्ड, इंग्लिश शुड बी कम्प्लीटली रिमूव्ड विद हिंदी। ठीक है, तो इंग्लिश को रिमूव कर देना चाहिए विद हिंदी के साथ एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, IIMs एंड IIT। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिटिक्स क्रिएट कर रही थी, तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल लिखा गया कि अगर हम ऐसा करते हैं तो जो नॉन हिंदी स्टेट्स है उसको क्या होगा, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलेगा। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी नाउ। यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी चीजें क्या यहाँ पर बोल रही हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज स्टबल बर्निंग के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया हुआ है, पहले से हमने इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है बहुत सारे। ठीक है, नाउ जैसे जैसे विंटर आता जा रहा है तो यहाँ पर स्मॉगी विंटर्स यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं और नदर्न इंडिया का जो टेंशन है वो भी यहाँ पर एक्सकलेट करता जा रहा है। ठीक है, ड्यू टू स्टबल बर्निंग आप सबको पता है दिल्ली का एटमोस्फेयर कैसा है, एयर क्वालिटी कैसा है, और AQI में दिल्ली की इंडेक्स हमेशा खराब रहती है। ठीक है, दिल्ली का जो इंडेक्स हमेशा दिल्ली की रैंकिंग खराब रहती है AQI में। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक तरीके का रिजल्ट होता है किसका, स्टबल बर्निंग का। जो पंजाब और हरियाणा जैसे रीजन में स्टबल बर्निंग की जाती है तो ये सारी चीज़ें उसका परिणाम है। ठीक है, वो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि यहाँ पर एक सून एनालिसिस होता है, डेप्थ एनालिसिस होता है और सैटेलाइट के द्वारा। ठीक है, और जो कि इमेज ड्राइव किए जाते हैं उससे, और हर दिन ऐसा नहीं है कि वो क्या करते हैं, वो काउंट करते हैं कि कितने दिन वो स्टबल बर्निंग की है। ठीक है, वो तो जितने फायर्स होते हैं ना, जितने फायर्स होते हैं हर दिन वो उसको ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। एंड सोर्सेज अप्रोप्रिएट studies that determine the exact contribution of stubble burning to the poor air quality। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सैटेलाइट की मदद से हम डेप्थ एनालिसिस करते हैं और ये देखते हैं कि नंबर्स ऑफ फायर्स कितने यहाँ पर किए जाते हैं हर दिन। ठीक है, हर दिन कितने फायर्स किए जाते हैं, महीना की वो काउंटिंग करते हैं, महीने की काउंटिंग करते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि स्टबल बर्निंग कितना एग्जैक्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है एक पुअर एयर क्वालिटी में। ठीक है, तो यहाँ पर वो चेक करते हैं और ये सारी चीज़ें रिपोर्ट में पाई भी गई है कि स्टबल बर्निंग ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द पुअर एयर क्वालिटी। ठीक है, जो रूट कॉज है स्टबल बर्निंग का, इट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 1960s एंड 70। ठीक है, ये 1960s और 70s से मिला है, व्हेन टू मीट द अर्जेंट चैलेंजेस ऑफ फीडिंग इट रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन। ठीक है, अगर मान लीजिए पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर आपके जो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स होंगी, ठीक है, वीट, राइस, मिलेट, ये सारी चीज़ों की डिमांड क्या हो जाएंगी, वो ज़्यादा हो जाएंगी। उसकी वजह से ये सारे जो फार्मर्स है वो स्टबल बर्निंग मेथड्स का वो यूज़ करते हैं। इंडिया इंट्रोड्यूस सेवरल मेजर्स एज अ पार्ट ऑफ इट्स ग्रीन रेवोल्यूशंस। ठीक है, तो इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था बहुत सारे मेजर्स द पार्ट ऑफ इट्स ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म द वे ऑफ एग्रीकल्चर वाज प्रैक्टिस्ड स्पेशली इन हरियाणा एंड पंजाब। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया, जो एग्रीकल्चर जिस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता था इन पंजाब एंड हरियाणा, उसको क्या किया, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर दिया। Okay, the economic of high yielding varieties of paddy and wheat supported by the guaranteed buyer and minimum support price led to a crop deployed oriented solely around increasing caloric intakes and supplanting the earlier diversity of the crops growing in the region। ठीक है, तो यहाँ पर एक बोल सकते हैं कि जो फार्मर्स थे जो कि वीट और यहाँ पर राइस ग्रो कर रहे थे, वीट और यहाँ पर जो पैडी का जो कल्टिवेशन कर रहे थे, उनको यहाँ पर एक टाइप की सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्दर पॉलिसीज मूव टू द सब्सिक्वेंट decades which included the introduction of subsidies for the electricity and fertilizer and ease of access
और इन क्रेडिट एंड एग्रीकल्चर ओनली सर्व्ड एज अ सीमेंट टू द डियोपोलिस, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन अटेम्प्ट टू एड्रेस द ग्रोइंग वाटर क्राइसिस, ठीक है। तो यहाँ पर एक ग्रोइंग वाटर क्राइसिस के को एड्रेस करने के अटेम्प्ट में पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस लॉ ऑन वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। तो वाटर कंजर्वेशन के रिगार्डिंग पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ लॉज इंट्रोड्यूस किए टू एनकरेज फार्मर्स टू लुक टू द मानसून रादर देन ग्राउंड वाटर टू इरिगेट देयर क्रॉप्स, ठीक है। तो अपने क्रॉप्स को ग्राउंड वाटर से इरिगेट ना करें और इसके लिए वो फार्मर्स को इंकरेज कर रहे थे कि वो मानसून का वेट करें, मानसून आने तक का वेट करें और अपने जो इरिगेशन है वो ग्राउंड वाटर से ना करें, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ग्राउंड वाटर से वो इरिगेशन करेंगे तो यहाँ पर ऑफकोर्स वो कुछ ना कुछ टेक्निक्स और स्टबल बर्निंग जैसे मेथड्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर बोलते हैं ना कि शॉर्ट, यहाँ पर आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। शॉर्ट एंड हार्वेस्टिंग सीजन दैट अरोज रिजल्ट फ्रॉम नॉट क्लियरली थ्रू आउट पॉलिसी मूव ब्राउट अबाउट द नीड ऑफ द फार्मर रैपिडली। यहाँ पर देखिए दो फार्मर मान लीजिए कि एक साल में 2-3 अगर वो चीज़ खेती करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ऑफ कोर्स उनको सारी चीज़ें जल्दी जल्दी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। खरीफ का भी करेंगे, रबीज क्रॉप्स का भी वहाँ पर खेती करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में वो क्या करते हैं ना, स्टबल बर्निंग मेथड्स टाइप का चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें वहाँ पर खत्म हो जाए ताकि हम नई खेती को वहाँ पर उगाएं, ठीक है। तो इस सब की चीज़ों की चलते यहाँ पर हमें ये जो एयर क्वालिटी इसमें हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताई गई। हमने बहुत सारी टेक्निक्स हमने यूज़ किया है, ठीक है। बहुत सारी टेक्निक्स हमने यूज़ किया है सबको खत्म करने के लिए, ठीक है। हमने सब्सिडीज प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडीज दिया, फर्टिलाइजर में सब्सिडीज दिया, ईज ऑफ एक्सेस दिया टू द फार्मर, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि रिजल्ट हमें ज़्यादा नहीं मिला, ठीक है। रिजल्ट हमें ज़्यादा नहीं मिला। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियर कट ऑथर के द्वारा बताया गया है। मोर रिसेंटली हाउएवर विद कंसर्टेड फोकस ऑन द सब्जेक्ट अ सीरियस शॉर्ट टर्म XC2 एंड IN-C2 सॉल्यूशन हैव बीन रोल आउट बाय द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो दो सॉल्यूशन यहाँ पर रन आउट किया गया था, XC2 हो गया और एक IN-C2 हो गया, ठीक है। IN-C2 में सॉल्यूशन में क्या था, इंक्लूड हैप्पी सीडर और बायो डिकम्पोजर, वाइल XC2 में क्या था, इंक्लूड कलेक्टिंग एंड यूजिंग स्टबल as fuel in boiler to produce ethanol and simply burn away alongside coal in thermal power plant. Again it's very important. IN-C2 solution में क्या था, हैप्पी सीडर थे और बायो डिकम्पोजर थे, ठीक है। और XC2 सॉल्यूशन में क्या था, ऐसे ये क्या कर रहे थे, वो इसमें वो लोग थे जो कलेक्टिंग और यूज कर रहे थे किसका, स्टबल बर्निंग का वो यूज करेंगे किसमें, एज अ बॉयलर के तौर पे, ठीक है, एज अ फ्यूल बॉयलर के तौर पे टू प्रोड्यूस इथेनॉल, ठीक है। इनमें वो लोग थे जो कलेक्टिंग और यूजिंग स्टबल एज अ फ्यूल इन बॉयलर, ठीक है। तो यहाँ पर स्टबल को एज अ फ्यूल का यूज करेंगे इन द बॉयलर टू प्रोड्यूस इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए, एंड सिंपली बर्न अवे अलोंगसाइड द कोल इन द थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। इकोनॉमिक इंसेंटिव्स टू रिड्यूस बर्निंग हैव आल्सो बीन टेस्टेड विद लिमिटेड सक्सेस, ठीक है। तो ये सारे हमने सॉल्यूशन किए बट हमें कुछ रिजल्ट्स कुछ खास नहीं मिले। हमने लगभग 5 साल तक ये सारी मेहनत की बट हमें यहाँ पर कुछ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हमने अभी तक नहीं देखा है, ओके। सो यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताया गया कि ये सारी चीज़ों से बाहर निकलकर, शॉर्ट टर्म थिंकिंग है, ये सारी चीज़ों से बाहर निकलकर हमें कुछ अलग अल्टरनेटिव मेथड्स ढूंढने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ मेथड्स ढूंढने की ज़रूरत है, जैसे कि मान लीजिए कि जो फार्मर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एनेक्सियस है और वो क्या कर रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा स्टबल बर्निंग मेथड यूज़ करके वो क्या कर रहे हैं कि साल में 2-3 बार खेती कर लेते हैं, ठीक है। तो उनको शिफ्टिंग कल्टिवेशन की तरफ मूव कीजिए और ना ही केवल सिर्फ राइस ये सारी चीज़ें, ओके, बल्कि और अदर चीज़ें जैसे कॉटन हो गया, मेज हो गया, पल्स हो गया, ऑयल सीड हो गया, ये सारे हाई यील्डिंग जो डिमांड्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा कंट्री में बहुत ही ज़्यादा हाईली डिमांडेड है, इनके तरफ उनको मूव करवाइए और ये मूव करने की वजह से ये क्या करेंगे, स्टबल बर्निंग का जो मेथड है उसका यूज़ कम कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑथर के द्वारा इस आर्टिकल में बताया गया। होप यू गॉट क्लैरिटी। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला हुआ है, आप वहाँ पर मुझसे इसलिए जाकर पूछ सकते हैं, ओके। Now move to the next important article that is text and context based saving the vultures of तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु कल के दिन ये न्यूज़ आया हुआ था अगेन। तमिलनाडु में आप सबको पता है कि जो वल्चर्स पाए जाते हैं, वल्चर की 4 स्पीसीज पाई जाती है तमिलनाडु में। कौन कौन सी,
व्हाइट रम्प्ड वल्चर, ठीक है, दूसरा लॉन्ग बाइल वल्चर, तीसरा एशियन किंग वल्चर और चौथा इजिप्टियन वल्चर, ठीक है। ये चारों स्पीसीज पाई जाती है कहाँ पर, तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु ने 19 अक्टूबर को क्या किया, एक कमेटी फॉर्म किया और टू सेटअप एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इफेक्टिव कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स, ठीक है। तो इफेक्टिव कंजर्वेशन ऑफ वल्चर के लिए उन्होंने क्या किया, एक कमेटी को फॉर्म किया और इन चारों वल्चर्स की स्पीसीज जो मैंने आपको बताया उसका नाम लिख लीजिएगा। इनका जो साइंटिफिक नेम है वो यहाँ पर दिया हुआ है, गाइप्स बेंगालसिस, ठीक है, गाइप्स इंडिकस एंड सर्गोस्पिक कैल्विकस एंड नेफ्रॉन परकैंस्पेट्रस, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चारों के नाम लिख लीजिएगा, साइंटिफिक नेम है। वाई विच एरिया इन तमिलनाडु हैव वल्चर पॉपुलेशन, यहाँ पर बताया गया कि कौन कौन से एरियाज है तमिलनाडु में जो कि वल्चर्स पॉपुलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नीलगिरीज के बारे में बताया गया, कोयम्बतूर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया गया है कि लार्जेस्ट कंटिन्यूस एक्सपेंशन वेयर वल्चर आर स्पॉटेड, ठीक है। और बहुत सारे मुदुमलई जो टाइगर रिजर्व है और कुछ पार्ट ऑफ नीलगिरीज फॉरेस्ट डिवीजन है, ठीक है। और यहाँ पर ये सारे कुछ जगह बताए गए हैं। इन द नीलगिरीज रिसर्चर्स एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल एस्टिमेटेड दैट देयर आर बिटवीन 100 to 120 वाइट रम्प्ड वल्चर्स, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि नीलगिरीज में रिसर्चर्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिशियल ने पता लगाया है कि लगभग 100 से 120 वाइट रम्प्ड वल्चर्स यहाँ पर रहते हैं, 10 से 15 लॉन्ग बाइल्ड वल्चर्स रहते हैं और लेस देन 10 एशियन किंग वल्चर्स, मतलब 10 से कम एशियन किंग्स वल्चर्स यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। थ्रू इजिप्टियन वल्चर्स आर स्पॉटेड इन सिगोर एंड प्लेट्यू, ठीक है। सिगोर प्लेट्यू में यहाँ पर इजिप्टियन कल्चर्स पाए जाते हैं। इन कंपासिंग द नीलगिरीज एंड इरोड्स डिस्ट्रिक्ट, दे आर नॉट बिलीविंग टू यूज द लैंडस्केप टू ब्रीड, वाइल रिसर्चर्स स्टिल रिमेन अनसक्सेसफुल इन ट्रेसिंग द ब्रीडिंग साइट ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड एशियन कल्चर्स, ठीक है। तो ये क्रिटिकली इंडेंजर वल्चर है, ये आपको याद रखना है, ओके। सो आज के डेट में जो वल्चर की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन करती जा रही है, कुछ रीजन्स यहाँ पर बताए गए हैं। आर वल्चर नंबर्स डिक्रीजिंग, क्या जो वल्चर्स के नंबर से डिक्रीज हो रहे हैं, रियली यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताया गया कि while the population of the vulture in the Nilgiris Erode Coimbatore district have remained largely stable, expert state that the number of still extremely low and that even a single poisoning event could lead to a several of the species going local extinct, especially the long wild and Asian king vultures, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो नीलगिरीज, इरोड्स और कोयम्बतूर डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर जो वल्चर की जो स्पीसीज है वो यहाँ पर स्टेबल है और यहाँ पर एक्सपर्ट के द्वारा ये भी बताया गया कि जो नंबर है दैट आर एक्सट्रीमली लो, ठीक है, दैट आर द नंबर्स आर स्टिल एक्सट्रीमली लो एंड दैट इवन अ सिंगल पॉइजनिंग इवेंट कुड लेड टू द सेवरल ऑफ स्पीसीज गोइंग टू लोकल एक्सटेंशन, ठीक है। मान लीजिए कोई भी एक सिंगल पॉइजनिंग के अगर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डिवास्टेटिंग देखने को मिलेगा, क्या कि अगर सिंगल पॉइजनिंग का यहाँ पर केस मिला तो उससे हो सकता है कि ये जो स्पीसीज है ये विलुप्त हो जाए, ठीक है। और स्पेशली ये लॉन्ग बाइल्ड वल्चर्स और एशियन किंग वल्चर की बात कर रहे हैं जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ओके। ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स ब्रीडिंग सीजन हैव आल्सो सीन फ्यूअर हैचिंग्स दैट इज नॉर्म्स विद एक्सपर्ट एट्रीब्यूटिंग द कॉज ऑफ लेशर अवेलेबल्स ऑफ पेस एज वेल एज इरेटिक्स वेदर्स, ठीक है। तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपर्ट आल्सो एग्रीड दैट यूज ऑफ सम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स टू ट्रीट कैटल सच एज डेक्नोफ्लैग, ठीक है। तो डेक्नोफ्लैग हो गया, केटोप्रोफेन हो गया, ये सारी चीजों का यूज करके यहाँ पर जो लोग हानि पहुंचाते हैं वल्चर्स को, यहाँ पर उसके द्वारा ये बताया गया है कि ये सारी चीजों से जो वल्चर्स हैं उनको हानि पहुंच सकता है। ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, ठीक है, जो कि कैटल को ट्रीट किया जाता है, कैटल को ट्रीट करने के लिए यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है, जैसे डिक्लोफ्लैग हो गए, केट्रोफोन हो गया, ठीक है। और ये हो सकता है कि वल्चर की पॉपुलेशन को डिक्लाइन करने में ये एक बहुत ही बड़े हाथ हो, ठीक है। तो यहाँ पर इन सारी जो ड्रग्स है इसको बैन करने की जरूरत है। डिक्लोफेनाक को पहले से बैन कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ये आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। नाउ वल्चर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है टू द लोकल इकोसिस्टम, एज स्कैवेंजर्स वल्चर हेल्प प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ मेनी डिजीज, कैन रिमूव टॉक्सिन फ्रॉम एंटरिंग द एनवायरमेंट by consuming a carcass of dead cattle's wildlife before they decompose, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्कैवेंजर्स यहाँ पर बताया गया कि जो वल्चर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं इन जो डिजीज होते हैं वो स्प्रेड होते हैं उसको प्रिवेंट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं एंड कैन रिमूव टॉक्सिन फ्रॉम द एंटरिंग द इन्वायरमेंट, ठीक है। और टॉक्सिन को रिमूव करते हैं इन्वायरमेंट में एंटर करने से, ओके। कैसे? वो जो डेड कैटल्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ होते हैं, उसके जो कार्कस होते हैं उसको डिकम्पोज होने से पहले उसको कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से वो क्या होते हैं, वो टॉक्सिन होता है वो एयर में नहीं फैल पाता है, ठीक है। एंड अनफॉर्चुनेटली देयर टॉलरेंस फॉर हार्मफुल सब्सटेंस डज नॉट एक्सटेंड टू मैन मेड ड्रग्स, ओके। नाउ यहाँ पर
2-3 चीज़ें हैं वो बताई गई, चैलेंजेस बताए गए हैं विच इम्पैक्ट वल्चर इन द स्टेट। यहाँ पर टेम्पल टूरिज्म यहाँ पर बताया गया है, टेम्पल टूरिज्म इन द सिक्योर प्लेटू इज सेंटर प्राइमरली अराउंड वल्चर हैबिटेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर उसके द्वारा एक पॉइंट आउट किया गया कि यहाँ पर टेम्पल टूरिज्म यहाँ पर बढ़ा दिया गया, उसकी वजह से यहाँ पर वल्चर्स डिक्लाइन देखने को मिल गई। दूसरा, स्प्रेड ऑफ इन्वेसिव वीड्स सच एज लैंटाना कैमरा इन वल्चर्स लैंडस्केप्स, ठीक है। तो लैंटाना कैमरा का यहाँ पर यूज़ किया गया इन द वल्चर लैंडस्केप, उसकी वजह से यहाँ पर डिक्लाइन होते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो illegal tapping of water among the streams running through those areas, possible climate change, forest fire, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया वल्चर्स के यहाँ पर डिक्लाइनेशन का कारण यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इलीगल टैपिंग भी होती है, ठीक है। जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से, फॉरेस्ट फायर हो गया उसकी वजह से, और टेम्पल टूरिज्म वहाँ पर सिक्योर प्लेटी में है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें, वल्चर्स की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होती जा रही है। ओके, तो ऑथर के द्वारा ये सारी चीज़ें यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है। नाउ व्हाट आर द स्टेप टेकन टू प्रोटेक्ट vultures in the state? The state government has banned the issue of dichnophage drugs to treat cattle, while there is a strict restriction for the sale of SAD in the Nilgiris, Erode, Coimbatore districts, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है, वो डिक्नोफेनाक जैसे ड्रग्स को बैन कर दिया है जो कि कैटल का यूज़ करने के लिए ट्रीट किए जाते हैं, और NSAID का जो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है उसके जो सेल के ऊपर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन कर दिया है इन द रीजन नीलगिरीज, रोड एंड कोयम्बतूर डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा इन द रीजन तमिलनाडु, इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ओके, टू सेव द वल्चर पॉपुलेशन। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। आपको अगर अभी भी कोई डाउट होता है, मेरे को नहीं लगता है कि मैंने जितना आपको अच्छे से पढ़ाया शायद ही कोई पढ़ाएगा, तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आप सबके लिए खुला हुआ है, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सो मूव करते हैं। आर्मी इज 4th राउंड ऑफ इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट्स टू बी फ्रॉम इंडिया। नाउ अपनी आर्मी एंगेजमेंट यहाँ पर बढ़ा रही है। ओके, नाउ यहाँ पर जो हम इंडिजिनियसली चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं वहीं से हम अपनी डिमांड को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं कोशिश कर रहे हैं कि लोगों हम बाहर कंट्री से हम अपने जो आर्मी की जो चीज़ें हैं वो हम बाहर कंट्री से मंगाएं, ठीक है। हम अब इंडिजिनियसली हम सेल्फ मेड खुद बनना चाहते हैं और खुद चीज़ों को बनाएंगे और खुद ही हम क्या करेंगे उससे परचेज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जी के द्वारा कहा गया है कि डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज है इट हैज़ रीजन टू चैलेंज टू मीटिंग डिफेंस डिमांड्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जी के द्वारा कहा गया। Russian Ramlila treats for PM in Ayodhya. Again, it's very important. Prime Minister Narendra Modi is expected to be the chief guest at Ramlila celebration in Ayodhya. ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे वो चीफ गेस्ट होने वाले हैं रामलीला का, जो कि सेलिब्रेशन अयोध्या में होने वाला है, एंड विच विल फीचर अ स्पेशल रशियन वर्जन ऑफ एपिक्स टू बी परफॉर्म्ड बाय अ टीम फ्रॉम मॉस्को, ठीक है। तो यहाँ पर मॉस्को के द्वारा, मॉस्को से एक टीम आएगी और वही इसको एक यहाँ पर इसका परफॉर्मेशन करेगी, ठीक है। तो वही वो जो टीम आएगी वो रामलीला का परफॉर्म करेगी, यहाँ पर रामलीला परफॉर्म करेगी। गवर्नमेंट सोर्स हैव कंफर्म दैट मिस्टर मोदी विल बी इन अयोध्या ऑन 23rd of October, ठीक है। तो 23rd of October से वो अयोध्या में होंगे, वेयर ही विल टू बी परफॉर्म्ड पूजा, ठीक है। तो वहाँ पर उनको पूजा परफॉर्म करना है, एंड अदर रिचुअल्स ऑफ डायट्री रामलीला, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी रिचुअल्स होंगे वो यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर रामलीला। अ टीम फ्रॉम मॉस्को कंसिस्ट ऑफ 12 आर्टिस्ट इज बीइंग कोऑर्डिनेटेड बाय दिशा एंड इंडिया रशिया फ्रेंडशिप सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ पर 12 आर्टिस्ट यहाँ पर कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। दिशा और किसका, इंडिया रशिया फ्रेंडशिप सोसाइटी का कोऑर्डिनेशन है, उससे एक टीम बनेगी 12 आर्टिस्ट की, ठीक है। और ये मॉस्को से होंगे। ओके, they will perform the Ramlila in Ayodhya as a part of a special collaboration between Padma Shri Ganidhi Pinokov Memorial Russian Ramlila and Disa, ठीक है। तो इनके कोलैबोरेशन के साथ ये क्या करेंगे, रामलीला का यहाँ पर परफॉर्मेंस करेंगे इन अयोध्या। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी चीफ गेस्ट के तौर पर जाने वाले हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ऑन थर्सडे कंक्लूडेड अ 6,800 crore कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 70 HTT 40 इंडिजीनियस बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को लेकर यहाँ पर डील साइन हुई है इन बिटवीन इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। इन ऑल 451 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स एंड transfer of technology agreement and product launch took place during Bandhar ceremony at 12th डिफेंस एक्सपो, ठीक है। तो ये 12वां डिफेंस एक्सपो के टाइम पे इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। लगभग 451 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कुछ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज एग्रीमेंट्स होंगे, ठीक है, वो यहाँ पर लॉन्च किए जाएंगे। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटर ने लॉन्च किया प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन काशी तमिलनाडु बॉन्ड, ठीक है। तो काशी तमिलनाडु बॉन्ड के लिए यहाँ पर सेंटर ने यहाँ पर प्रोग्राम लॉन्च किया है कि इसके जो
बॉन्ड है ये स्ट्रेंथन यहाँ पर किया जाए। ओके, ये एक्चुअली किसका पार्ट होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत का पार्ट होगा। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इनका मेन मकसद क्या है, टू रिकाइंडलिंग द सिविलाइजेशन लिंक बिटवीन टू प्लेसेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो प्लेसेस है, दो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, उसका रिकाइंडलिंग करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, उसका रिकाइंडलिंग करने की कोशिश की जाएगी। ये हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये कहा है। ठीक है, तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये सारी चीजें याद रखना है। ओके, द पीरियड विल बी कवर द तमिलनाडु, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है कि कैसे कैसे वो सारी चीजें की जाएगी। ठीक है, आपको ये सारी चीजें समझना है। ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का ये सारी चीजें कहना है। ओके, सो लोग यहाँ पर आएंगे और इससे क्या होगा, एक रिलेशन यहाँ पर इंप्रूव्ड होगा। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेंथन होगा रिलेशन, रिकाइंडलिंग होगा, कल्चरल और सिविलाइजेशन बॉन्ड होगा किसके बीच में, तमिलनाडु और वाराणसी के बीच में। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर संगम है, आप सबको पता होना चाहिए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, सो आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, आर्टिकल्स जो आए थे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और इवन एडिटोरियल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो होप यू गॉट क्लैरिटी और आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।